जय हिंद दोस्तों। मैं हूं विजय वेदांत। और आज के विवेचना के कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे आतंकवाद, उग्रवाद या अतिवाद और अलगाववाद के बीच में क्या अंतर है। कारण यह है कि आपको जैसा कि याद होगा, जब पहलगाम की घटना घटी तो कुछ मीडिया हाउसेस ने इसको इसको एक उग्रवादी घटना बताई और इसका भारत सरकार ने विरोध करते हुए कहा कि नहीं, ये उग्रवादी नहीं अपितु ये आतंकवादी घटना है। तो तभी से मेरे मन में विचार आया कि ये एक भ्रम की स्थिति लोगों के बीच में है जिसे दूर करने की कोशिश की जाए। यहां पर ध्यान रखना है कि एक और शब्द जो इस वक्त प्रचलन में है वह है नक्सलवाद। हम उसको भी इसके साथ टेकअप करेंगे। तो सबसे पहली बात यह कि आखिर उग्रवाद या अतिवाद, इसको इंग्लिश में एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, वो क्या है। तो उग्रवाद या अतिवाद वास्तव में एक वैचारिक अवधारणा है, एक विचारधारा है। और ये उस विचारधारा के संदर्भ में इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जब किसी संदर्भ में, किसी विचार के संदर्भ में या किसी भी मुद्दे को लेकर के समानता, सहिष्णुता या सह अस्तित्व की बात ना करके एकांगी अथवा एक तरफा निर्णय किए जाते हैं। उस तरह की मांग को या उस तरह की विचारधारा को या उस प्रकार की वैचारिक अवधारणा को अतिवाद या उग्रवाद कहा जाता है, यानी एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है। जहां पर व्यक्ति या कोई भी जो संस्था है वो वस्तुतः अपने आगे या अपने मुद्दे के आगे बाकी सारे मुद्दे को गौड़ कर देती है, नगण्य बना देती है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि जो अतिवाद या उग्रवाद विचारधारा के रूप में है, उसका जो मोड ऑफ एक्शन है, उसका जो साधन है, वो साधन हिंसक भी हो सकता है और अहिंसक भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई अहिंसक साधनों का प्रयोग करते हुए भी अतिवादी हो सकता है, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई हिंसा का भले ही प्रयोग ना करे लेकिन वो अपनी अवधारणा में अतिवादी हो। हमारे राष्ट्र स्वाधीनता संग्राम में इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम उस पर न जाकर के सीधी बात आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अतिवाद या उग्रवाद का जो साधन है वो हिंसक हो। हिंसा हो भी सकती है उसमें, और हिंसा को मान्यता नहीं भी हो सकती है। यहां पर अब ध्यान रखना है आपको कि ऐसी अतिवादी या उग्रवादी विचारधारा जिसमें साधन के रूप में हिंसा को अपनाया जाता है, वस्तुतः उन्हीं में कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराएं मार्क्सवाद के नाम से, माओवाद के नाम से, या भारतीय संस्करण में अगर देखें तो नक्सलवाद के नाम से जानी जाती हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि मार्क्स वाहिद ऐसा बड़ा विचारक है जिसने कि हिंसा को साधन के रूप में मान्यता दी, जबकि गांधी, टॉलस्टॉय, थोरो जो और पहले के जो विचारक हैं, उन विचारकों ने कभी भी हिंसा को माध्यम नहीं बनाया। लेकिन मार्क्स ने घोषित रूप से हिंसा को माध्यम बनाया और फिर बाद में उसी प्रकार की विचारधारा को सोवियत संघ में लेनिन के माध्यम से और चीन में माओ त्से तुंग के माध्यम से अपनाया गया, जिनका संस्करण थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वास्तव में लेनिनवाद या माओवाद कहलाया ना। जो बेसिक डिफरेंस मार्क्सवाद और माओवाद में है वो ये हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो उग्रवादी विचारधारा है, हिंसक विचारधारा है, लेकिन वो सिर्फ पूंजीवादी जो समाज है वहां पर वो मजदूरों के द्वारा, सर्वहारा वर्ग जिसको कहा जाता है, मजदूरों के द्वारा जो की जाने वाली सामूहिक हिंसा या क्रांतिकारी परिवर्तन है उससे संदर्भित है। जबकि जो माओवादी विचारधारा है, ये इसका जो संदर्भ है वो सामंतवादी है। उसमें पूंजीवादी परिवेश ना होकर के जो सामंतवादी परिवेश है, जो जो भूमि आधारित, जो भूमिधर है या जमींदार वर्ग है या जो भूमि को लेकर के शोषण का साधन बनाता है, और दूसरी तरफ जो भूमिहीन होते हैं, इनके बीच के हिंसक संघर्ष को माओ ने अपना साधन बना करके और गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से चीन में क्रांति की थी। तो माओवादी विचारधारा अगर सामंतवाद से जुड़ी हुई है, यानी जमींदार और भूमिधर और भूमिहीनों से जुड़ी हुई है,
लैंडलॉर्ड और सर्फ से जुड़ी हुई है, तो वहीं जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो वास्तव में जुड़ी हुई है पूंजीपतियों और जो इंडस्ट्रियल लेबरर हैं उनके बीच में। अब इसी माओवाद का जो भारतीय संस्करण है उसे नक्सलवाद कहा गया। वास्तव में जो नक्सलवाद है इसका जो नामकरण है वो पश्चिमी बंगाल के उत्तरी जिले दार्जिलिंग के एक गांव नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ, जिसमें जो उस वक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य थे चारू मजुमदार। उन्होंने कानू सल्यान के मदद से, उनकी सहायता से 1967 1967 से इस आंदोलन की शुरुआत सरकार के खिलाफ या राज्य के खिलाफ किया, ताकि जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं, जो जनजाति इलाके में पिछड़े लोग हैं, वास्तव में उनकी कुछ मदद की जा सके और उनका जो शोषण है वो रोका जा सके। ये जो नक्सलवादी विचारधारा है ये धीरे धीरे बंगाल से निकल करके बिहार, आज के झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या आंध्र के कुछ इलाकों में यहां तक व्यापक रूप से फैलती चली गई। यहां तक कि 2009 में कलकत्ता से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक जगह लालगढ़ पर तो उन्होंने कब्जा ही कर लिया था। बाद में फिर हमारे सैनिक बल ने उन्हें छुड़ाया, उनको कब्जे से मुक्त कराया। अब उसी नक्सलवाद के बारे में जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने ये दावा किया है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2010 में नक्सलवाद से प्रभावित जो जिले थे वो 96 हुआ करते थे, लेकिन अब 2024 में इनकी संख्या घट करके केवल 6 हो गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ का कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर शामिल है, सुकमा, तो वहीं झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, इन्हीं 6 जिलों में अब नक्सलवाद बचा हुआ है। तो नक्सलवाद को का जो उन्मूलन है वो पूरी तरह से करके और नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल करते हुए ये जो विचारधारा ये अपने अंत की तरफ जा रही है। खैर, हम लोग जिस मुद्दे पर थे कि जो उग्रवाद या अतिवाद है उसका जो हिंसक स्वरूप है वो हिंसक स्वरूप हमें मार्क्सवाद में दिखाई पड़ता है, लेनिनवाद में दिखाई पड़ता है, माओवाद में दिखाई पड़ता है और माओवाद के भारतीय संस्करण नक्सलवाद में दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं आतंकवाद की। आतंकवाद एक वैचारिक अवधारणा नहीं है जैसा कि उग्रवाद है, बल्कि आतंकवाद एक मोड ऑफ एक्शन है, वो भी एक साधन है जो अनिवार्य रूप से न केवल हिंसा को अपनाता है, बल्कि ये हिंसा के जो मनोवैज्ञानिक स्वरूप भय को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करता है। यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो भय होता है वो वास्तव में मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी काम करता है, जबकि जो स्थूल हिंसा होती है वो स्थूल हिंसा तो एक प्रकार से फिजिकल वायलेंस के रूप में, शारीरिक या बाह्य हिंसा के रूप में होती है, लेकिन भय वो आंतरिक मनोविज्ञान पर को भी प्रभावित करता है और उसको भी कह सकते हैं कि अपने वश में करके किसी विशेष लक्ष्य की तरफ उत्प्रेरित कर देता है। तो आतंकवाद वास्तव में एक हिंसक साधन है जिसको कि एक अलग अलग विचारधारा के लोग अपने अपने मुद्दों के समर्थन में अपनाते रहते हैं। इसका संदर्भ कभी कोई भाषा हो सकती है, क्षेत्र हो सकता है, कोई मजहब हो सकता है, किसी प्रकार के नस्ल हो सकती है, रंग हो सकता है, कोई और मुद्दा होगा, कोई और विचारधारा होगी, लेकिन उसके साधन के रूप में उसको पूरा करने के रूप में आतंकवादी जो गतिविधि है या आतंकवादी जो पद्धति है ना, उस पद्धति को अपनाया जाता है। तो सरल भाषा में कहें तो आतंकवाद एक विचारधारा ना होकर के एक कार्य पद्धति है ना। टेररिज्म इज नॉट एन एक्ट ऑफ आइडियोलॉजी ना, बट मोड ऑफ एक्शन। इसी सेंस में अगर हम इस बात को और थोड़ा सा विस्तार देते हुए समझाने की कोशिश करें उदाहरणों से, तो जैसे आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में कुछ राजनीतिक दल हैं या कुछ इस प्रकार के संगठन हैं जो क्षेत्रवाद को लेकर के, जो यूपी और बिहार के लोग हैं ना, इनके प्रति
असहिष्णुता का बर्ताव करते हैं और उनके सह अस्तित्व को अपनी शर्तों के ऊपर अनुकूलित करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम तमिलनाडु में देखें तो वहाँ लिंग्विस्टिक प्रकार का जो अतिवाद है वो देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर वो हिंदी के ऊपर जो तमिल भाषा है ना, इसको तरजीह देने की बात करते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जो उग्रवाद है वो जरूरी नहीं है कि वो हिंसक हो। उग्रवाद हिंसक भी हो सकता है और अहिंसक भी, लेकिन वही उग्रवाद जब मार्क्सवाद के साथ जुड़ता है, माओवाद के साथ जुड़ता है, नक्सलवाद के साथ जुड़ता है, तो वो फिर एक प्रकार से आतंकवाद हो जाता है। इसी की तरह से अगर हम देखें तो हमारे कश्मीर में, है ना, या फिर जो पश्चिमोत्तर के कुछ इलाके हैं, सॉरी पूर्वोत्तर के कुछ इलाके हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है, इन इलाकों में भी अगर हम देखें तो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो चलती हैं। तो ये कार्य पद्धति के रूप में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। अब आखिर में एक और शब्द बनता है अलगाववाद। अलगाववाद वास्तव में एक विचारधारा या कार्य पद्धति ना होकर के वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में जो मुख्य भूमि है उस भूमि से अलग होने का कोई आंदोलन चलाया जाता है। फिर यहां पर वही बात होती है कि ये अलगाववाद वो अहिंसक भी हो सकता है और हिंसक भी हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अलगाववाद या जो सेपरेटिज्म है वो वास्तव में एक भौगोलिक अवधारणा है, वो एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है ना, वो एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है अतिवाद की तरह, बल्कि एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। तो जब कोई इलाके को हम या जो भी उसके समर्थक हैं वो मुख्य भूमि से अलग करके एक अलग इंटिटी बनाना चाहते हैं, एक अलग देश बनाना चाहते हैं, एक अलग क्षेत्र बनाना चाहते हैं, उसकी एक स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस प्रकार से जुड़ी हुई गतिविधियों को अलगाववादी गतिविधि कहा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको अतिवाद और उग्रवाद, आतंकवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद और नक्सलवाद के बीच में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतनी जानकारी और दुनिया के बीच में आएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।